Hello my dear viewers, I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम से संबंधित। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, असाधारण लोग ही इसमें कदम रखते हैं और असाधारण लोग ही ये अचीवमेंट प्राप्त कर पाते हैं। और यह असीम क्षमता अपने अंदर विकसित करनी पड़ती है। तो चलिए आज हम मुख्य रूप से सिविल सर्विस का जो प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, मुख्य एग्ज़ाम है, उससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी। यदि आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो साथियों, आप लोगों से मैं यही बात कहूँगा कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आपको आर्ट सब्जेक्ट से किसी भी फैकल्टी का विषय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। और आर्ट से आप यदि करते हैं तो आपको समय की उसमें बचत होती है, क्योंकि साइंस और कॉमर्स से करने वाले विद्यार्थियों का समय अधिकतर जो है डिग्री प्राप्त करने में ही चली जाती है, जिसके कारण सिविल सर्विस की तैयारी होती है उसमें समय कम मिलने के कारण उसको थोड़ा समय अधिक लग जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहला तो जब आप जो है 10th करेंगे, उसके बाद जो है 11th 12th जो है कंप्लीट होगा। और ये तीनों के ही आधार पर आप डिसाइड कर पाएंगे। जब 11th 12th बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, 10th में बेहतर ढंग से क्या है कि पढ़ेंगे, उसके बाद यदि आपका बेहतर परफॉर्मेंस यदि फिर आगे चाहिए तो 4 साल ग्रेजुएशन में किसी भी फैकल्टी से हो करना पड़ता है। लेकिन अब सिविल सर्विस में ही अगर जाने का आपने मन बना लिया है तो आपको मुख्य रूप से आर्ट सब्जेक्ट में से लेना चाहिए कोई भी। अब आर्ट में से आप ले सकते हैं, हो सकता है कि आप भाषा से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर, और लिटरेचर से आप कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री से कर सकते हैं, पॉलिटी से कर सकते हैं, जियोग्राफी से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्या है कि फैकल्टी उपलब्ध होती है। जिस फैकल्टी में आपका रुचि बेहतर हो वही फैकल्टी से ग्रेजुएशन करेंगे। और रही बात ये फॉर्म भरने की, एग्ज़ाम देने की, तो इसका फॉर्म जो है सिविल सर्विस का यानी UPSC का फॉर्म फरवरी मार्च में आती है, और उसके बाद जून जुलाई में एग्ज़ाम होती है प्री का। फिर 2-3 महीने में उसका रिजल्ट आती है। फिर मेंस का फॉर्म भराता है, फिर मेंस की एग्ज़ाम दिया जाता है, फिर इंटरव्यू होती है। तो यह प्रक्रिया यदि आप जो है एक बार एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस और इंटरव्यू पूरा करते करते आपका 1 साल बीत जाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये वो जो है एग्जामिनर के पैनल पर डिपेंड करते हैं।
और वो तो क्या है कि बात की बात है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले तो शुरुआती हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वास्तव में सिविल सर्विस की यदि तैयारी करने के लिए हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें बेहतर गाइड प्रोवाइड जो कराना है और बेहतर गाइड जो प्राप्त करना है वह कहाँ से मिलेगा। क्या ओनली वन यूट्यूब चैनल से गाइड प्रोवाइड यानी प्राप्त करके हम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर हमें ऑफलाइन कोई ऐसा गाइडर मिल जाए जो हमें उसमें सहयोगी के रूप में कार्य करे और मोटिवेशनल बनाए रखने में सहयोग हो और डे टू डे हमें अध्ययन का एनालाइज करा सके। तो ऐसे कोई अपना सहपाठी हो सकता है, कोई सीनियर स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकता है, कोई हो सकता है कि आपका जानने वाला भी ना हो, जानने वाला हो, या फिर आपके साथ जिसका बेहतर बनता हो वो भी हो सकता है, नहीं भी बनता हो वो भी हो सकता है। तो इसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आपको समझ के चलिए कि एक सभ्य मानव जाति बनना पड़ेगा। सभ्य मानव जाति कहने का मतलब है अहिंसावादी, गांधी के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या है कि आप ये कर पाएंगे। यदि आप सोचेंगे कि गोडसे भगत सिंह ही बन करके हम यह तैयारी करें और साझे, एक कहावत है कि साझे खैली हरे और सवेरे टोली पिछवाड़ा, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए यह सिविल सर्विस नहीं है। क्योंकि सिविल सर्विस का जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होता है वह 12th पास करता है और उसके बाद जस्ट उसमें जो भी यानी सिविल सर्विस से संबंधित इन्फॉर्मेशन होते हैं इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुएशन फाइनल होते होते उनको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से संबंधित सारे चीज़ जानकारी हो जाते हैं। और रही संपूर्ण अध्ययन की बात, तो यदि आप ग्रेजुएशन के दौरान ही अध्ययन कर लिया है तो बेटर है, और नहीं किया है तो बेहतर ढंग से 12 से 14 घंटा आपको पर डे अध्ययन करना पड़ेगा। और तकरीबन कितने दिन, तो यह जो है तकरीबन आपको 17 से 18 मंथ तक इतना कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्मार्ट वर्क की ओर आएंगे और स्मार्ट वर्क जो है आपको करना होगा 8 से 10 घंटा पर डे। यदि 8 से 10 घंटा पर डे स्मार्ट वर्क करते हैं तो मान के चलिए कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पृथ्वी पर उपस्थित सारे जीव की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अदृश्य जो जीव है जो सर्वशक्तिमान गॉड के रूप में प्रेजेंट है, उसके भी क्या है कि पिछवाड़ा में दम नहीं है कि आपके मेहनत को निष्फल कर दे। यदि आप मेहनत सही ढंग से वाकई में किया है तो वह मेहनत का जो परिणाम है वह गॉड को भी उस मेहनत के सामने में सर झुकानी पड़ेगी और वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। नहीं देंगे तो उसको गॉड होने का कोई प्रमाण नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि आप सही दिशा में सही समय और शास्त्र के अनुसार अध्ययन किया है तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल कर के भी आपके सफलता को रोक नहीं सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यदि आप सही ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर आप किसी से आशा नहीं कर सकते हैं कि आपको बेहतर सिलेक्शन दिला पाएंगे, क्योंकि अपने पर यदि क्षमता विकास करने की योग्यता नहीं है तो फिर दूसरे पर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक ही कथन कहा है कि जो जीव अपने आप को जो चीज़ बनना चाहता है उसमें अपने आप को समर्पित कर दे, चाहे वह भक्ति मार्ग हो, चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे वह किसी प्रकार के प्रोफेशन मार्ग हो, यानी कि शिल्प मार्ग हो, यानी स्किल मार्ग हो। आप किसी भी क्षेत्र में यदि जाएंगे ना तो बिना स्किल के क्या है कि आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को भी क्या है कि ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वाकई में हम उस लायक है और इस कार्य को नया तरीका से कर पाएंगे। तो साथियों, हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप कितना भी महान बन जाए और आपको लोग कितना भी क्या है कि महान कहे, चापलूसी करे और अपने आप को चापलूसी में ही खुश रखना पसंद करते हैं, फिर भी आपको उसको तोड़ करके कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मुंह से क्या है कि थोड़ी देर के लिए कोई आपको दिलासा दे सकता है कि आप गॉड है, आप ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, आप गॉडों के गॉड है, आपको ईसा मसीह के रूप में जानेंगे, आपको भगवान बुद्ध कहेंगे, आपको महावीर स्वामी कहेंगे, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं है पृथ्वी पर। लेकिन सारे लोगों को सुनने के बाद भी यदि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो आपको लोग कह रहा है वह कह नहीं रहा है परमानेंट के लिए, वह अल्पकालिक भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ आप इस लायक है। लेकिन इस लायक जो आप कहला रहे हैं उसको बरकरार रखने के लिए आपने कितनी मेहनत कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है कि यदि आप पर डे शारीरिक श्रम हो, मानसिक श्रम हो या फिर आप किसी भी प्रकार के श्रम कर रहे हैं, वह श्रम जो है मुख्य रूप से बहुसंख्यक जीव से हट करके यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको झुंड से बेहतर, यानी झुंड में रहेंगे तो झुंड में तो सभी इक्वल होते हैं और झुंड में सभी को क्या है कि ये नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यानी कि जीवन यापन हो जाती है। और जानवर 2 पैर वाले भी होते हैं और 4 पैर वाले भी होते हैं। आप जिस रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं उस रूप में प्रेजेंट करके जीवन तो बिता लेंगे। 2 वक्त के रोटी क्या है कि खा करके टॉयलेट जाना और खाना और फिर क्या है कि टॉयलेट जाना, सोना, उसके बाद उठना फिर खाना। और जानवर जितना वर्क करता है अगर उतना ही वर्क अगर इंसान कर रहा है तो फिर जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है। तो उससे बेहतर तो क्या है कि जानवर है कि उसका स्मरण शक्ति जो है कम है, सोचने का शक्ति कम है, उसको नहीं तो पद से मतलब है, नहीं उसको सभ्यता संस्कृति से मतलब है, रहन सहन से मतलब है, और नहीं तो उसको क्या है कि मानसिक विकास की ज़रूरत है। मानव जाति सर्वश्रेष्ठ है क्यों मानी जाती है?
क्योंकि उसे कहा गया है कि मानसिक रूप से जो है वह प्रिपेयर होने में सक्षम है, वह अपने आप को मानसिक रूप से डेवलप करने में सक्षम है, शारीरिक रूप से डेवलप करने में बेहतर सक्षम है। और बेहतर क्या है कि जो जीवों के बीच जो है बेहतर यानी कि विचारधारा पैदा करने के लिए क्या है कि सक्षम है। यदि आप बेहतर विचारधारा पैदा करने में सक्षम नहीं है, आप किसी चीज़ को आविष्कार करने में सक्षम नहीं है, सिर्फ उपभोगी है, तो आपको पृथ्वी पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा लेते हैं, बहुत सारे वो अपना पूरा ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी व्यतीत करने के बावजूद भी उसका जो है नाम कौन और कितने दिन तक याद रखते हैं ये सभी को भली भांति पता है। तो इसलिए आप लोग अपना जो परफॉर्मेंस है इस प्रकार के करें जो आने वाले पीढ़ी को भी आपको याद रखने की ज़रूरत पड़े। यदि आने वाला पीढ़ी आपको याद नहीं रख पा रही है तो आप मान करके चलिए कि पृथ्वी पर और जीव जैसे व्यतीत कर रहे हैं आप भी मानव जाति के रूप में वही कर रहे हैं जो और जीव कर रहे हैं। यदि आपको और जीवों से हट करके दिखना है, हट करके करना है, तो आपको अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल होना होगा। यदि आप बहुसंख्यक समुदाय में जाएंगे तो फिर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। बहुसंख्यक कहने का मतलब है भीड़ तंत्र। यदि भीड़ तंत्र में रहते हैं तो आप समझ करके चलिए कि आप कुछ नहीं है। आप भीड़ में सभी को क्या है कि जो कह रहा है कर रहे हैं, जो यानी कि लोगों की सहमति है उसी में हाँ मिला रहे हैं। आप अपना मानसिक स्थिति को बेहतर करके बेहतर यानी कि करवाने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो उस स्थिति में आपका परफॉर्मेंस जो है कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ नहीं मानी जाएगी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कीड़ा मकोड़ा से ऊपर उठना है और झुंड से आगे निकलना है तो झुंड के खिलाफ काम करना पड़ेगा। अब साधारण तौर पर ले लीजिए कि एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी धर्म शास्त्र को छोड़ देता है, अपने समाज को छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार को त्याग देता है। उसके बाद उसकी जो पहचान बनती है, क्या उसके आसपास में वैसा पहचान कोई बना पाता है या होती है? नहीं होती है साथियों। तो यदि आप सभी का सुनेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के आपको कितना भी अमृत पिला दे। और जिस गॉड को आप जो पूछते हैं कि हमारा शिक्षा की देवी ये है, स्किल का देवता ये है, और समृद्धि का देवता ये है, धौर्य या शौर्य की योद्धा का देवता ये है, वो सारे चीज़ धरे के धरे रह जाएंगे। यदि आप भीड़ से अलग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि बेहतर जो है श्रम कीजिए। श्रम सिर्फ शारीरिक श्रम करके भोजन प्राप्त करना ही नहीं होता है। शारीरिक श्रम करके यदि मानसिक रूप से आप विकसित हो जाते हैं और फिर मेंटल श्रम करते हैं और मेंटल श्रम के बल पर लोगों को अधिक प्रभावित करते हैं और मेंटल श्रम के बल पर यदि आपको अधिक से अधिक वैल्यू प्राप्त हो
विद्वानों के द्वारा क्या है कि आप चर्चा में आए। जानवरों के द्वारा तो हजारों लोग चर्चा में आते हैं, लेकिन एक मानसिक रूप से विकसित जीव द्वारा यदि आप चर्चा में लाए जाते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी धन दौलत होती है। आप करोड़ों के संसाधन अर्जित कर लीजिए आने वाले पीढ़ी के लिए, यदि आप अपना पहचान नहीं बना पाए और आप अपना शरीर को त्याग करके उसके बाद आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। जब तक आपका शरीर है तब तक आप अपना पहचान ऐसा बनाइए कि जीव हमारे संपर्क में हो न हो, वह जीव का जो भावना है वह हमारे लिए इतना कोमल भाव हो, इतना साधारण हो, इतना तुच्छ हो कि उसका सर हमेशा झुका रहे, हमेशा। और ये भी बात है कि विद्वानों का भी सर हमेशा झुका ही रहता है, और विद्वान हमेशा सर झुका करके इसलिए चलते हैं, उसको पता है कि विद्वता जो है झुक करके चलने में है और अविद्वता सर उठा करके चलने में है। अविद्वता का मतलब अल्प ज्ञानी। अल्प ज्ञानी लोग आपको हमेशा मिलेंगे, हमेशा ऊंची ऊंची बातें करेंगे, ऊंची ऊंची बहुत सारे चीज़ों को परफॉर्मेंस के बारे में कहेंगे और इतना ऊंचे ऊंचे बोलेंगे कि जैसा पृथ्वी पर उनसे बड़ा थिंकर कोई पैदा नहीं लिया है। लेकिन वास्तव में उनसे बड़ा मूर्ख जीव आत्मा कह सकते हैं वो कोई नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना पहचान जो है बहुसंख्यक समाज से अलग बनाइए। अब बहुसंख्यक समाज से अलग क्या बनाइएगा? तो आप सिविल सर्विस का तैयारी कीजिए, आप देश चलाने में अपने आप को क्या है कि योगदान दीजिए। आप समाज को रूढ़िवादी व्यवस्था, बदचलन व्यवस्था, वैसा व्यवस्था जिसमें घटिया कर्म को भी बेहतर माना जाता हो, वो सारे चीज़ से छुटकारा दिलाएगा कौन? अल्पसंख्यक जीव जिन्होंने एकांत में रह करके तपस्या किया है, और वैसा तपस्या जो अध्ययन के बल पर अर्जित किया है, उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव लाने की बात करें। लोग पुराने ऋषियों मुनियों को आधार बना करके कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सारे कर्म कांड जो है, जो ट्रेडिशनल है, वह मॉडर्न युग में कारगर है भी या नहीं भी, इस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है कि वास्तव में अंधभक्ति और भक्ति में क्या फ़र्क है, भक्ति करने से क्या मिलेगा, अंधभक्ति करने से क्या मिलेगा, और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने से क्या मिलेगा। साथियों, एक जो है शिक्षा होती है अंधभक्ति वाले, जिसको हम लोग सभ्यता और संस्कृति की आर बताते हैं, पार बताते हैं, रीति रिवाज बताते हैं। और जो व्यक्ति इस रीति रिवाज को, बंधन को तोड़ करके आगे निकलता है, उसको कहा जाता है गुनहगार। और वही गुनहगार इतिहास रचता है, और इतिहास रचने के बाद वह जो कथन देता है, वही कथन आने वाले पीढ़ी को फिर
नया नस्ल में परिवर्तित करता है और सुधारवादी आत्मा के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अल्पसंख्यक के रूप में प्रेजेंट कराए अपने आप को, और माइनॉरिटी में जितना रहिएगा उतना ही क्या है कि बेहतर है, और मेजॉरिटी में आइएगा तो फिर आपका वैल्यू कम जाएगा। अब आप पर डे किसी 100 लोगों से मिले, 100 लोगों के बीच आप अपना बात रखें, 100 लोगों के बात सुने और 100 लोग ने भीड़ तंत्र की बात को दोहराया। आपने भीड़ तंत्र के बात को नकारा। आप गुनाहगार है, लेकिन आप श्रेष्ठ मानव जाति है, क्योंकि आपने भीड़ तंत्र को नहीं अपनाया। आपने अपनाया अल्प मतवादी नॉलेज को। नॉलेज यानी कि कोई बोल रहा है कि श्रेष्ठ ये है और उसको 1000 समर्थन मिले और आपके नज़र में वह गलत है, तो आप उसको गलत बोले, इसी में भलाई है। नहीं तो भीड़ तंत्र में आप जाएंगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, और कुछ उखाड़ने के लिए एकांत में रहना जरूरी होती है। यदि कोई भी कुछ उखाड़ा है तो एकांत में रह कर के ही क्या है कि अपने थिंकिंग को विकसित किया है। चाहे वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हो, या वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत हो, या गीता हो, या तुलसीदास हो, या फिर कोई भी ऐसे थिंकर को उठा करके आप ले लीजिए। कोई भी थिंकर नहीं कहता है कि भीड़ तंत्र में रह करके आप क्या है कि किसी समाज में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप अपने सभ्यता संस्कृति को विकास कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ तंत्र को सिर्फ जो है कोई भी चीज़ हो थाली में परोस करके चाहिए, वह जो है कहते हैं ना आविष्कार करने की औकात नहीं होती है भीड़ तंत्र को। आविष्कार करके देंगे तब उसको फॉलो करेगा, उसका उपयोग करेगा। ये आप देख लीजिए प्रत्यक्ष रूप से। आज मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। मोबाइल एक समय था जो इसको बनाने में कई फेलियर हुए, कई बार एक व्यक्ति फेलियर हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को बहुसंख्यक समाज ने फेलियर कहा। फेलियर है तू, बार बार एक ही काम कर रहा है, तुमसे बड़ा मूर्ख जीव कोई नहीं है। आज वही मूर्ख राज कर रहा है पूरा ब्रह्मांड में। अगर ब्रह्मांड में कोई भी जीव यदि है और वह मोबाइल के बिना अपना जीवन यापन कर रहा है तो वह जानवर है, इंसान नहीं है। अब देख लीजिए, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि मानव जाति के लिए इतना बड़ी उपयोगी वस्तु बन गई है कि इसके बिना जीवन आधुनिक युग में संभव नहीं है। यदि कोई कहता है संभव है तो भाई तू जानवर है। जानवर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यदि आपके पास तकनीकी नॉलेज, तकनीकी उपयोगी वस्तु नहीं है तो आप जानवर है भाई, क्योंकि आपका मानसिक रूप से विकास अभी नहीं हुआ है। आप आज भी क्या है कि कच्चे अनाज खाने को तत्पर है। आज भी आप क्या है कि कच्चे मानसिक रूप से है, अभी मानसिक रूप से विकसित नहीं हुए हैं। यदि आप मानसिक रूप से विकसित होंगे तो आप लोग आग पर पका हुआ खाना ज़्यादा प्रिफेयर करेंगे,
और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके तकनीकी वस्तु का उपयोग करके तकनीकी वस्तुओं का आविष्कार करें। ठीक है, तो साथियों आज हमारा जो वार्तालाप है इतना ही पर रहेगा। फिर अगले क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है।